अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज पाकिस्तान के कुछ कौमी मामलात जो सारे के सारे पाकिस्तान की सियासत और आइन कानून और अदलिया के साथ जुड़े हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज हमारे पैनल के अंदर भी तीनों जो हमारे मेहमान हैं वो शुबे कानून से वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हाफिज़ एहसान खोकर साहब हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक़ है, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं और इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे अहम मामला जो है कि दो तीन जिनके हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो जो जजेस के खिलाफ एक तवातर के साथ कंपेन चल रही है, और बिलखसूस उन जजेस के खिलाफ कि जो ख़त लिखा था जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और कहा था कि मुदाखलत हो रही है अदलिया के अंदर, इसको रोका जाए। एक तो ये मामला है, और दूसरा कुछ इसके साथ ही जुड़े हुए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात और ये तमाम सियासी मामलात और अदालती मामलात जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और हाफिज़ साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि ये क्यों हमारी तारीख भरी हुई है पाकिस्तान की। अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि जस्टिस सफदर शाह से भी मामला अगर हम देखें तो उस वक्त भी भुट्टो केस का वाला जो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें तस्लीम किया गया कि वो एक गलत फैसला था, और उस वक्त जिन जजेस ने इख्तलाफ राय किया उसमें इख्तलाफी नोट था जिनका, और फिर सफदर शाह साहब के खिलाफ रेफरेंस भी आया, फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा उनको। वही हालात आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो जजेस जो हैं कि ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है या अदलिया को कानून और आइन के मुताबिक आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। तवातर के साथ उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स भी होती हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले लीक होती है, कोई दरख्वास्त आती है, दरख्वास्त भी जो है कि वो किन शहरियों की तरफ से आती है, उनको जब कॉन्टैक्ट भी करते हैं उन नंबरों के ऊपर तो यह रब्ता नहीं होता या वो बात ही नहीं करना चाह रहे होते। तो ये इस किस्म की मामलात जो हैं कि ये आप क्या समझते हैं कि ये क्यों होते हैं, और अदलिया के ऊपर दबाव इस हद तक क्यों बढ़ाया जाता है कि सियासी मामलात को फ़ायदा लेने के लिए या नुकसान देने के लिए किसी को, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, चूँकि पाकिस्तान की अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर आप देखें फ्रॉम 47 टू ऑनवर्ड, और फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस देख लें, फिर उसके बाद दोसू का केस देख लें, फिर उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वाला केस देख लें, फिर उसके बाद सैयद ज़फ़र अली शाह का केस दें, तो दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह आपके सारे प्रोसेस के अंदर नज़र आती हैं। एक तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के अंदर जो तीनों एरियाज़ हैं, जिसके अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है और आपकी पार्लियामेंट भी है, उन्होंने अभी तक अपने आप को जो सही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया। और यही वो एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हर 10 साल बाद 15 साल बाद ये रेगुलरली वो एक आती है चीज़, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सूरत लगती है, या पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस की सूरत लगती है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के जिन तीन इंस्टीट्यूशंस और चौथा आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर भी किसी न किसी जगह जो है वो एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर इस मुल्क को आगे लेके चलने वाली बात है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हैं। और जब वो शॉर्ट कमिंग्स जाके आगे की तरफ लेके जाई जाती हैं तो फिर उसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल जो है वो आपको कन्फ्रंटेशन नज़र आती है। कभी वो पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट, कभी इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी, कभी जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट, और वो भी आपके सामने केसेस हैं कि किस तरह हमारी जुडिशरी ने इस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर से उनको भी घर भिजवाया। तीसरी उस चीज़ के अंदर ये है कि जब आपका मुल्क जो है एक नेशनल सिक्योरिटी के जो कंट्री के तौर पे जाना जाता है, उसके अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसको एक्नॉलेज भी करती हैं, और दुनिया भर के अंदर एक एक्नॉलेज का दौर है। अब जब उस रोल के अंदर जो है खुद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज फिर ऑफर करती हैं, तो फिर उससे भी एक जो स्पेस बनती है, जिस स्पेस के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। फाइनली इस चीज़ के अंदर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का भी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम सब बात करते हैं कि उसके अंदर सीरियस लैप्सेस हैं। उन लैप्सेस को जब आप फेज़ 1 के अंदर एड्रेस नहीं करते, और उसके अंदर आप पॉलिटिकल न्यूट्रल और प्योरली आपके जो प्रोफेशनल्स इंडिपेंडेंट लोग नहीं आते, तो फिर किसी न किसी जगह जो चीज़ें हैं वो ऐसी रह जाती हैं। और वो चीज़ें इसलिए भी रह जाती हैं कि जब आप उनको एक अब्रप्ट प्रोसेस के अंदर आप करते हैं, मतलब ये दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, बहुत सारों को नहीं पता होता कि जी कल कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या आपके मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के उनके जजेस बन जाएंगे। वो यकदम एक चीज़ इनिशिएट होती है, और इनिशिएट होने से जो है
पहले जो था वो 3 पिलर्स थे जिसके अंदर आपकी कई गवर्नमेंट भी दे देती थी, फिर जुडिशरी भी दे देती थी, फिर उसके बाद जो है आपके जो है वो बार एसोसिएशन, तो एक कॉम्बिनेशन आ जाया करता था। लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हमारी अपॉइंटमेंट्स को बेहतर होना चाहिए, और अगले दिन पता चलता था कि ये जज साहब बन गए हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने शायद हाई कोर्ट की शक्ल ही ना देखी हो या सुप्रीम कोर्ट की उनकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी ना हो। और अगली जो चीज आई है, जब से आपका जुडिशल कमीशन बना है और चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन जो है और कंसर्न चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन टिल्ट की गई है, उसके अंदर भी जब दोनों किसी चीज के ऊपर बैठ के कोई फैसला करते हैं तो वो जो इन डेप्थ जाके चीजें जानी होती हैं, चाहे आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे, चाहे क्रेडेंशियल्स का इशू हो, चाहे इंटेग्रिटी का इशू हो, चाहे उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी का इशू हो, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो लिहाजा अगर हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसके अंदर हमारी लेजिस्लेचर या हमारी एस्टैब्लिशमेंट या हमारी जुडिशरी जो है उस रोल को भी अब रीडिफाइन कर ले कि हमने इस मुल्क को आगे लेके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर किस तरह जाना है, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानते हुए। और दूसरा यह है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर, चूंकि बार बार पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, और कोर्ट्स के अंदर हमें जो है वो ऐसी जुडिशरी चाहिए कि जुडिशरी जो है जो डरे भी नहीं, जो इंसाफ में भी फैसला करे, और उन किसी का एक ऐसा बैगेज ना हो कि कल को अगर वो चीज खड़ी हो तो फिर ये कहा जाए कि नहीं शायद जो है उनको सबसेरिएंट की कोशिश है। आपकी तरफ आते हैं आप कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हाफिज साहब ने इस चीज़ का एनालिसिस किया है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि हम बदकिस्मती से कि हर 2, 4, 5 साल बाद जो है कि हम घूम फिर के वापस उसी नुक्ते पे आ जाते हैं जहां हमने एक जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत देखा, या फिर हमने जजेस के साथ पहले हमने मामला देखे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम। इसकी वजह क्या है और आप क्या समझते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं जो ज़्यादातर बातें इन्होंने की मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ, और ये सबको मिलकर ही काम करना होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जिनके पास हुकूमत है, चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब कुछ ओनस तो उनके ऊपर है मामलात को कैसे आगे लेके चलना है। एक जो बात हो रही है उसमें एक अहम चीज़ ये है कि पार्लियामान का जो फ्लोर है वो तो सिर्फ तकरीरों के लिए, असल पार्लियामान की वर्किंग पार्लियामान की कमेटीज़ में होती है, और बजट पास होने तक तो इन्होंने फाइनेंस कमेटी तक तश्कील नहीं दी थी, बाकी भी पार्टीज कोई कमेटीज तश्कील नहीं दी गई। असल कानून साजी भी वहाँ से निकलती है, इख्तिलाफ राय या इत्तफाक भी चीज़ों के ऊपर वहीं पे उन कमेटीज़ में ही होता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो उनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। अब उनको नोटिफाई कर दिया गया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ SIC पार्लियामान में मौजूद है, उन कमेटीज़ का हिस्सा भी बन रही है, उनकी चेयरमैनशिप भी ले रही है। तो बिल्कुल जो एक निज़ाम पार्लियामान है उसको हम एक दायरे तक चलाने में शामिल हैं, और हमारा जो फॉर्म 45 का मुझ समेत जो हमारा एक मुद्दा है वो इस वक्त पार्लियामेंट की इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में है, और हम चाहते हैं कि वो सही तरह चले। अब हुकूमत कहाँ पे दिखा सकती है कि उनका कोई इसमें गुडविल जेस्चर है, या वो वाकई चाहते हैं कि मामलात अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आगे चलें। अगर वो रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए पहले ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और एक कायम मकाम सदर जो खुद रिस्पोंडेंट है उससे वो दस्तखत करा लेते हैं, या अब वो पार्लियामान में बिल लेके आ गए हैं, ये लॉ बना रहे हैं इस चीज़ को, तो देखें इन चीज़ों से तो मामला लटकेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें कानून और अदालत के अंदर होनी है उनको अदालत में चलने दें, जो पार्लियामान का काम है उसको पार्लियामान में चलाएं। गुडविल या कोई भी फर्स्ट स्टेप जो है वो ज़्यादा जिसके पास ताकत है इस वक्त जाहिर है उसकी तरफ से आना है। हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमारे साथ अवाम है, हमारे साथ जो एक मैंडेट है वो चीज़ है। उससे बढ़कर बात यह है कि ये जो जजों के साथ हो रहा है या बार एसोसिएशंस का जो रोल है, ये बड़ी अजीब बात है। बार एसोसिएशंस एक की रोल प्ले करती हैं। अब हम देख रहे हैं, और वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक बार एसोसिएशन के लोग हों, मैं सब की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी एक पॉजिटिव ज़्यादा रोल प्ले करता नज़र नहीं आ रहा। उनको चाहिए कि वो जजेस की भी डिफेंस लाइन बने। जज साहिबान खुद आके नहीं बोल सकते, बार और बेंच का चोली दामन का कहते हैं साथ होता है, बार ने उनके लिए बेंच की प्रोटेक्शन के लिए भी बोलना है। किसी भी अगर किसी की वाकई डिग्री जाली है या किसी के ज़ाती केस का मामला है तो उसकी टाइमिंग भी ज़रूरी है देखने की ये किस वक्त क्या मामला उठ रहा है। लेकिन अगर वाकई वो चीज़ प्रूव हो सकती है तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिर्फ उसकी हालिया जजमेंट्स की वजह से, उसकी अप्रोच की वजह से टारगेट किया जा रहा है तो उसकी तनकीद करनी चाहिए, और सबको मिल के करनी चाहिए। निज़ाम तो तभी स्ट्रेंथन होगा। अगर ये चाहेगा कि जी
सारे इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस जो हैं, जो कोई अपनी बात कर सकें, आइन और कानून मुकम्मल इंसाफ की बात कर सकें, उनको आप दीवार से लगा दें या हटा दें और अदलिया सिर्फ अपने एक किस्म के लाइक माइंडेड लोगों की हो जाए, तो उसमें तो सबका नुकसान होगा, उसमें किसी एक फर्द का, एक जमात का नुकसान नहीं होगा। तो ये देख के चलने की जरूरत है। हम आइन और कानून की कोई भी बात करेगा उसके साथ खड़े हैं। कोई गलत काम होगा, मेरी पार्टी की हुकूमत थी पहले, मैं उस पर तनकीद करता था उन चीज़ों के ऊपर, मुझे ये कहा गया खुद हिस्सा बन जाओ, अगर बेहतर करना चाहते हो, मैं आगे हिस्सा बन गया। तो अगर चीज़ें गलत होंगी उसकी तनकीद करेंगे, अच्छी कोई बात करेगा हम उसके साथ चलने को तैयार होंगे, जहां तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात। ठीक है, बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे भी जो बुनियादी एक नुक्ता है, हाफिज साहब ने भी उठाया और बैरिस्टर तैमूर भी इसी बात पे कर रहे हैं कि एक तो ये है कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि हम क्यों बदकिस्मती से शायद मेरे और आपके इल्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम आंखें बंद किए बैठे रहते हैं कि जब तक और ये मैं सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा, मैं इसको अगर आप बेशक 60, 70, 80 की दिहाई में भी ले जाएं तो हालात सबको पता होते हैं, कौन क्या है, कितनी उसकी खामियां हैं, खूबियां हैं सारी, लेकिन हम जब हमारे सामने कोई खड़ा हो जाता है फिर हम उसके कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। इससे हम कैसे निकल सकते हैं बाहर? बहुत शुक्रिया जी। जो बातें हाफिज साहब ने की हैं और बैरिस्टर तैमूर साहब ने की हैं, मैं उनसे एग्री करते हुए कोशिश करूंगा कि वो बातें दोहराऊं ना और अगली बात करें। देखिए, जो हमारा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है या पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है वो कोई इतनी ताबनाक नहीं है, बड़ी अफसोसनाक है। हमारे ज्यादातर जजेस बदनामे जमाना रहे हैं और बहुत कम जजेस जो अच्छे हुए हैं उनकी हमने एहतराम और ताजीम ही नहीं की है। हमारे खुद आज के चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे जो कोर्ट रूम नंबर 1 में तस्वीरें आवेजा हैं, ज्यादातर तो ऐसी हैं कि ये इबरत का निशान होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है कि उनकी तस्वीरें आवेजा हैं। लेकिन जिन्हें हमें एडमायर करना चाहिए था, दुराब पटेल जैसे जजेस, जस्टिस कार्नीलियस जैसे जजेस, ऐसे जजेस जिन्होंने तारीख के अंदर आइन के साथ खड़े हुए हैं, अवाम के साथ खड़े हुए हैं, इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ तो अवाम खड़ी नहीं हुई, उनके नाम भी नहीं जाने जाते। तो वजह यह है कि क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, वक्ती तौर पे हम किसी बहादुर की वाह कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए लोग फिर अच्छे लोग भूल जाया करते हैं और बुरे लोगों का तांता बंधा हुआ है। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डे बुरा होना और बुरे का वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। आइए अब अदालती तारीख में देखते हैं। देखिए, सियासत का शिकार होंगे, प्रेशर का शिकार होंगे, होते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे जजेस को छुई मुई बन के बैठे रहना चाहिए। मुझे उसने कॉल कर दी, मुझे वो ये कर रहा है। आपको इतनी छुई मुई नहीं है। आपने तो लोगों को 25 करोड़ लोगों को इंसाफ देना है, आपने रियासती इदारों के दरमियान फैसले करवाने हैं, आपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लेके चलने है। लेकिन अगर आप एक फोन कॉल से दब जाते हैं तो भाई फिर जज ही छोड़े और कोई और काम कर लें। तो देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे जज, मैंने पहले कहा कि जो खड़े हो सकते हो वो आए नहीं है। अब ये हमें ऐसा ही अवेलेबल स्टफ है। देखिए ना कि आजकल हमें ऐसे जज मुयस्सर आ गए हैं जिनके ना कोई फैसले ऐसे तारीख साज हैं, ना एज अ लॉयर इनकी कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री थी, ना एज अ जज इन्होंने कोई जबरदस्त काम किया। यहाँ ये जरूर है कि कोई जज मुझे अच्छा इसलिए लगेगा कि वो मेरी पार्टी की हिमायत कर रहा है और वो दूसरे को इसलिए अच्छा लगेगा, दूसरा जज के वो पार्टी की हिमायत कर रहा है। हम असूली तौर पे जज ही नहीं करते। मैं समझता हूं कि कल तक जस्टिस सिद्दीकी के बारे में शोर मचाती थी पीएमएलएन, क्योंकि वो पीएमएलएन के हक में फैसले करते थे। आज जिनके जजेस के बारे में पीटीआई आवाजें उठा रही हैं, वो इनके हक में फैसले करते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी इनकी जमानतें ऐसे ऐसे इश्यूज पे ले ली हैं और इतने इतने केसेस में ले लिया 60 में, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। गरीब आदमी, आम आदमी को तो इंसाफ लेते हुए और बेल लेते हुए उसकी तो नस्लें तबाह हो जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो वीआईपीज़ के लिए तो ऐसे बेंच बन जाते हैं और ऐसे धड़ाधड़ फैसले होने लगते हैं विद इन आवर्स, और ऐसे आने लगता है कि इसका ट्रायल ऐसे करने। अब हम देखते हैं कि अदालती तारीख में हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कभी वक्त नहीं मिला हम अपने जजेस का तकर्रुर करें। 1989 में हमारी गवर्नमेंट आई, 88 में बीबी ने कुछ जजेस का तकर्रुर किया, मारूफ जजेस केस, और वही सजाद अली शाह जिसके लिए हम खड़े होते रहे, उन्होंने उन सारे जजेस को जो हमने अपॉइंट किए 13 साल के बाद उन्हें निकाल बाहर किया। और उसके बाद हमने कभी भी जजेस के साथ लड़ाई नहीं ली, हमने उनके फैसलों को माना, जो जुडिशरी वो लेके आए हमने मान लिया।
उसके बाद की जो पार्टी आई PMLN, उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ जो सलूक किया, जो जलीलो रुस्वा किया, जो ब्रीफ केस हुए और मामला चला। आज के चीफ जस्टिस जो हैं, इनके साथ जो सलूक PTI ने किया, इनके साथ, इनकी मिसेज के साथ, इसी रेफरेंस, यही था ना हरबा, ये रेफरेंस वाला, और जो सलूक किया वो आपके सामने है। अब ये दोनों जमातें किस मुंह से, मुझे बताएं, जुडिशरी की आजादी की बात कर सकती हैं? किस मुंह से ये कह सकती हैं कि हम लोगों ने, तो मुझे बताएं, हम पे एक भी इल्जाम है कि हमने अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला है? हमें कभी सजाद अली शाह मिलता है जो हमारे जज इनकाल बाहर करता है, कभी हमें इफ्तिखार चौधरी मिलता है जो कहता है कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाओ, वो पाकिस्तान की बेटी है, और सदर पाकिस्तान को मैजिस्ट्रेट के हवाले करो स्विट्जरलैंड के। ये इनकी होती है हाकमियत कानून की। ये मेरा बुनियादी सवाल भी यही था कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सियासत से जुड़ी होती हैं कि हम इससे बाला होके वे फॉरवर्ड के हवाले से हम छोटी एक ब्रेक भी ले लेते हैं। आमिर साहब, मैं आपसे बात स्टार्ट कर लूंगा ब्रेक के बाद, और फिर उसके बाद जो कुछ सियासी मामलात हैं, जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए जमहूरी मुल्क के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।